वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोगों का क्लास 9th केमिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। इसका क्या नाम है? पदार्थों का वर्गीकरण। ऐसे तो हम लोग पिछले अध्याय यानी कि पहला अध्याय जो हम लोगों का था हमारे परिवेश के पदार्थ, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। वो भी क्या था? हमारा पदार्थों का ही वर्गीकरण था, लेकिन उसका तरीका कुछ और था। तरीका क्या था? तो हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों में हमने क्या किया था? उसके भौतिक गुणों के आधार पर वर्णन किया था, जिनमें ठोस, द्रव और गैस था। नहीं, भौतिक गुण था उनका, यानी उनकी संरचना, उनकी आकृति, नहीं, इन सब को हमने देखा था, उसको भौतिक गुण हमने कहा था। लेकिन आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो क्या है? पदार्थों का जो वर्गीकरण है। पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? तो रासायनिक गुणों के आधार पर, रसायन के आधार पर। अब देखिएगा आपके आसपास में ऐसे कुछ तत्व दिखाई पड़ेंगे जो अलग अलग गुण वाले होंगे, अलग अलग बातों वाले होंगे। नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक गुण के आधार पर इसमें हम लोग वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण मूल रूप से हम लोग फिर 3 भागों में करेंगे। उनका नाम होगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या कहेंगे हम लोग? तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए पाठ पर हम देख लिए कि हमारे पदार्थों का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? रासायनिक गुणों के आधार पर। और रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आप लोग वीडियो को आराम से देखते रहिए। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इसी वीडियो से आ जाएंगे। ठीक है, तो केवल ध्यान से देखिएगा, तो आपको बाहर से कहीं भी देखने की जरूरत नहीं होगी। आशा करते हैं आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि अभी हमने पदार्थों का वर्गीकरण किया किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। उनमें सबसे पहला हमने देखा कि वो क्या है? हमारा तत्व है। अब आपसे कोई पूछे भाई तत्व क्या है, तो तत्व का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ। तत्व का मतलब क्या होता है? वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं की बनी होती है, एक ही प्रकार के परमाणुओं की। जैसे मान लीजिए हमारा सोना, तो सोना एक ही प्रकार के परमाणु है, उसमें कोई अन्य प्रकार के तत्व उसमें नहीं मिले हो, तो वह क्या कहलाती है? तत्व। यानी कोई अन्य प्रकार की मिलावट अगर ना हो तो वह क्या कहलाएगी? हमारा तत्व। जैसे मान लीजिए लोहा, तो लोहा में बस केवल एक ही है, लोहा ही है, बाकी उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, तब वो क्या हो गया? हमारा तत्व। जैसे हमारा सोना है, लोहा है, कार्बन है, इत्यादि जो भी चीजें हैं। क्लियर? तो आपने क्या समझा? तत्व किसे कहेंगे? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ को तत्व कहेंगे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? तत्व। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे परिभाषा तो क्या बोलेंगे? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? तत्व। नाउ एनी प्रॉब्लम? चलिए अब समझ गए कि रासायनिक गुण के आधार पर हमने बांटा। और देखिए इसके कुछ और गुण होते हैं। क्या क्या है? तो ये भौतिक और रासायनिक गुणों पर अगर इसको देखा जाए तो इसको ना ही तो तोड़ा जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। ना तो इसको आप तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते। देखिए लिखा हुआ है तत्व वह पदार्थ है जो भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा दो से अधिक पदार्थों में नहीं तो तोड़ा जा सकता है यानी बदला जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता। अगर आप चाहिएगा बनाना तो ना तो बनेगा और चाहिएगा तोड़ना तो ना टूटेगा वो। ठीक है, अगर सोना को आप चाहिएगा कि चलो हम 2 भागों में तोड़ देते हैं तो वो टूटेगा नहीं। अब कहेगा सर जी कि हम तो उसको देखते हैं, उसको हम लोग तोड़ देते हैं, सोना का कान वाला रहता है, नाक वाला रहता है, तो तोड़ के 2 टुकड़ा कर देते हैं। नहीं, अरे वो तोड़े नहीं, आप उसका टुकड़ा कर दिए हैं, उसके अणुओं को आपने नहीं तोड़ा। उसको गलाएंगे भी तो भी वो सोना का ही परमाणु रहेगा, ना कि वो चांदी हो जाएगी ना। अब देखिए आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी आपको कि कैसे हम तोड़ते हैं। फिलहाल समझिए कि उसको ना तो तोड़ा जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तत्व की कुछ विशेषताएं होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तत्व है ना, जैसे सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एक तत्व है। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है? तो नंबर 1, वह एक ही परमाणु की बनी होती है। क्या होती है? वह एक ही प्रकार की परमाणुओं की बनी होती है। याद रखना है आपको, वह क्या होती है? दूसरा क्या है? वह सभी तत्व गुण अलग अलग होते हैं। उनके जितने भी तत्व होंगे तो सभी के गुण अलग अलग होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन का जो गुण होगा वो ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा, और ऑक्सीजन का जो गुण होगा वो तांबा के गुण से भिन्न होगा। जो तांबा का गुण होगा सोना के, फिर हाइड्रोजन और सोना फिर नहीं मिलेगा। यानी सब जितने होंगे सबके गुण अलग अलग होंगे, ये याद रखना है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी आप इसको तोड़ भी नहीं सकते। यानी ना तो तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, और इसके गुण भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई दिक्कत?
तो आपने समझा कि अभी तथ्य के गुण। अभी तक वर्तमान में जितने तथ्य ज्ञात हैं उनमें याद रखेंगे 111 तथ्य हैं। 111 तथ्य की खोज हो चुकी है, जिनमें 92 तथ्य प्राकृतिक मूल के हैं। बाकी जो जितने तथ्य हैं वो संश्लेषित हैं। संश्लेषित का मतलब समझिए एक तरह से कि प्रयोगशाला में बनाई गई है। क्लियर? तो कुल कितने तथ्य की संख्या? इन 111 में 92 क्या है हमारे? प्राकृतिक हैं। बाकी जो बच गए वो क्या है? संश्लेषित। यहां तक किसी को दिक्कत? तो आपसे अगर कोई पूछे भाई तथ्य किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? अब एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनी पदार्थ को तथ्य कहते हैं। तथ्य के क्या क्या गुण? तो नंबर एक, वो एक ही प्रकार के परमाणु की बनी होती है, ना तो उसे तोड़ा जा सकता है, चाहे कोई रासायनिक विधि हो, भौतिक विधि हो, किसी द्वारा आप नहीं तोड़ सकते हैं उसको, ठीक है, और ना ही उसको बना सकते हैं। एक परमाणु के गुण दूसरे परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए तथ्य का वर्गीकरण करते हैं। हमारे आसपास में जितने तथ्य हैं ना, उन तथ्यों को क्या करते हैं हम लोग? वर्गीकरण करते हैं। यानी कि जितने तथ्य हुए उनका क्या करते हैं हम लोग? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा। अब देखिए इसके गुणों के आधार पर अगर बंटवारा करते हैं तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 3। एक है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, यानी कि जो धातु वाला गुण है तो धातु में रखेंगे, जिनमें वो गुण नहीं है तो उसको कहेंगे अधातु वाले में, और जिनमें दोनों का गुण कभी कभी मिल जाता है तो उसको रखेंगे हम लोग उपधातु में। ठीक है, अब देखिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले धातु क्या है। तो धातु का मतलब होता है कि धातु का गुण, इसका मतलब क्या हुआ कि धातु वाले गुण होना चाहिए, तो उसको धातु की श्रेणी में। तो धातु का क्या क्या गुण होना चाहिए ये तो जानना जरूरी है ना। देखिए सबसे पहले धातु के क्या क्या गुण है। नंबर एक, देखिए धातु के भौतिक गुण, ऐसे रासायनिक गुण भी होते हैं लेकिन हमें रासायनिक गुण यहाँ नहीं पढ़ना है, केवल भौतिक गुण को ही पढ़ना है। ये क्लास 10th में जब हम लोग चलेंगे तो धातु के रासायनिक गुणों को भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पढ़ते हैं हम लोग भौतिक गुण। भौतिक का मतलब होता है जिनमें उनके गुण का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, भौतिक का मतलब क्या? गुण में परिवर्तन ना हो। रसायन में होता है गुण में परिवर्तन, लेकिन यहाँ भौतिक परिवर्तन। नंबर एक याद रखिएगा, धातु का पहला गुण है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे अरे भाई ये लोहा की छड़ी विद्युत सुचालक है, आप कैसे समझते हैं कि विद्युत सुचालक है? इसका मतलब ये कहना कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक है। यूं ऐसे समझिए कि एक तार आप रख दीजिए यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? एक इधर से विद्युत वाली तार लाइए, यहाँ लगा दीजिए, ये लोहा की छड़ी है। क्या है ये? छड़ी है लोहा की, है ना। और यहाँ पर आप एक दूसरा तार यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ से करंट यहाँ तक जाएगी। इसका मतलब ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसका मतलब ये क्या हमारा? सुचालक है। तो याद रखेंगे पहला धातु का गुण है कि वह विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, दूसरा गुण है ये ऊष्मा के भी चालक होते हैं। ये ऊष्मा के क्या होते हैं? चालक, यानी इससे गर्मी भी जाती है। अगर आपको अगर देखना हो तो आप अपने घरों में खाना बनते तो देखे होंगे ना, आपकी मम्मी क्या करती है, दाल को जो छौंक लगाती है या खिचड़ी में छौंक लगाती है, तो पहले क्या करती है, एक करछुल में ना, करछुल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? करछुल में जो है क्या करती है, उसमें तेल जीरा जो भी चीज होती है, नहीं मिर्ची उर्ची डाल करके उसको क्या करती है, आग में रख देती है। आग में वह पकाती है और जब पक जाता है तो उसको, तो आप देखेंगे कि वो डंठल जो है वह उसकी कुप्पी रखती है आग में और डंठल रहता है बाहर, लेकिन डंठल भी क्या हो जाता है उसका? गर्म हो जाता है। नहीं गर्म हो जाता है, किसके कारण? धातु के कारण। किसके कारण? धातु के कारण। यानी धातु ऊष्मा का चालन करती है। धातु ऊष्मा का चालन करती है। तो पहला गुण आपने क्या देखा कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, और दूसरा आपने क्या देखा? धातु ऊष्मा के चालन करते हैं। क्लियर? तो आपने अभी तक 2 गुणों के बारे में देखा। क्लियर? अब तीसरा गुण है धातु कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? सामान्यतः कठोर, और इनके मतलब पीटने पर ना एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, यानी इसको ध्वनिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनिक। यानी कि धातु को पीटने पर ना एक प्रकार की क्या होती है? विशेष प्रकार की आवाज आती है, यानी पीटने पर वह क्या होती है, मतलब उसमें से टन 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 की आवाज आएगी, तो समझिए कि धातु है। क्लियर? चौथा गुण है, इसमें क्या होती है? चमक होती है। धातु में क्या होती है? चमक होती है, यानी धातु चमकीला होता है। समझ रहे ना? यानी आप अंधेरे में भी रख दीजिएगा ना तो चमकेगा। जैसे आप सोना को देखेंगे, चांदी को देखेंगे, हीरा को देखिए, नहीं ये सब क्या होते हैं? चमकीला होते हैं। क्लियर? तो कोई दिक्कत? तो धातु के क्या क्या गुण आपने देखा? ये विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु के ऊष्मा के चालक होते हैं, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ये क्या होते हैं?
चमकीले होते हैं, ध्वनिक होते हैं। ये आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। ये क्या होते हैं? आघातवर्धनीय और तन्य। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि इसको पीट करके ना चादर जैसी बनाई जा सकती है। जैसे देखेंगे इतनी को आप ले जाते होंगे लोहा, और लोहार के यहाँ जाते होंगे तो पीट 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 के वो क्या करता है, खुरपी जैसा बना देता है, एकदम चबूतरा जैसे, नहीं? और उसको और भी पतला बनाया जा सकता है। क्या? जैसे आप सोना को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे? सोना की पतली इतनी दाना रखी है, उसको पीट दीजिएगा तो चौड़ी हो जाती है। लोहा में खास करके ऐसा देखने को, एल्युमिनियम में देखने को मिलता है। ये आघातवर्धनीयता हुआ। आघातवर्धनीय का मतलब उसको पीट कर चादर के जैसी यानी चौड़ी बनाई जा सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आघातवर्धनीयता। अगला है इसका तन्यता। तन्यता का मतलब होता है उसे खींचकर पतली तार जैसी बनाई जा सकती है। जानते हैं 100 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी, 100 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। सोना का आघातवर्धनीयता और तन्यता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम लोग सोना का उपयोग आभूषण में करते हैं, उससे हल्की हल्की आभूषण होती है। ठीक है ना? इतना बड़ा भी कान वाला रहेगा तो एकदम हल्का रहेगा, नहीं रहता है। यानी उसकी आघातवर्धनीयता और तन्यता अधिक होती है। तो आपने देखा कि धातु के कुछ भौतिक गुण, कौन कौन गुण? तो पहला, ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। अगर आपसे कोई पूछे कि धातु विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो क्या बताएंगे? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है। इसीलिए विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, तो यानी कहने का मतलब हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत का सुचालक। नहीं, दूसरा है इसका कारण, ये क्या है? उष्मा के भी चालन करते हैं। तीसरा इसका गुण है आघातवर्धनीयता, तन्यता। चौथा ध्वनिक। पांचवा चमक। छठी उसके क्या है? घनत्व। क्लियर? ऐसे याद रखेंगे जितने भी धातु हैं, ठोस हैं, एक ही धातु है, याद रखिएगा। एक धातु, वो मरकरी है, याद रखेंगे। मरकरी या पारा, जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा मरकरी, या उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? पारा, जो द्रव के रूप में होता है। बाकी जितने भी धातु हैं सब ठोस। बाकी जितने धातु सब ठोस। ठीक है? लेकिन कौन धातु? मरकरी, पारा। ठीक है ना? ये क्या है? एक ही है, मरकरी कहिए या पारा कहिए, ये क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो परीक्षा में पूछता है कि द्रव धातु का नाम बताओ, क्या लिखेंगे हम लोग? मरकरी। क्या बोलेंगे? क्लियर? आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए, दूसरा है सब धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन एक विद्युत का सुचालक नहीं होता है, और वो कौन है? याद रखिएगा, सीसा। सीसा धातु वाला गुण है, लेकिन उसमें विद्युत की चालकता नहीं होती, करंट नहीं जाती है। उष्मा का भी चालन करता है, लेकिन करंट नहीं जाती है उसमें, यानी कि वो विद्युत का क्या है? कुचालक है। धातु होते हुए भी क्या है? कुचालक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी धातु है जो उष्मा के विद्युत के कुचालक है, तो क्या बताएंगे हम लोग? सीसा। क्लियर? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब आता है, याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे यही पूछेगा। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि धातु के कुछ भौतिक गुण है ना। धातु का उदाहरण भी बता दिए, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हमारा? धातु है। कोई दिक्कत? चलिए, अब चलते हैं, दूसरा हमारा है अधातु। भाई, अधातु का क्या क्या गुण होगा? तो ठीक, जो धातु का उल्टा होगा धातु होगा। क्लियर? धातु का जो गुण है उसका उल्टा कर दीजिए तो अधातु का गुण हो जाएगा। तो अधातु का पहला गुण कौन है? तो अधातु का पहला गुण, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होगा? कुचालक। इससे विद्युत धारा नहीं जाती है। क्लियर? जैसे हमारा क्या है? कार्बन। क्या राजू सो रहा है? बहुत अच्छी बातें हैं, सही से बैठिए, कमर पर तो ठीक रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक, यानी उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें करंट नहीं जाती है। किसमें? अधातु में। जैसे कार्बन, जैसे प्लास्टिक, ये क्या है हमारा? विद्युत के कुचालक हैं। समझ रहे हैं ना? तो अधातु समझ गए कौन हो गया? कौन? ठीक है? चलिए, तो अब आप समझ रहे थे विद्युत के कुचालक। दूसरा गुण है कि वो उष्मा के भी कुचालक होते हैं, उससे उष्मा भी नहीं जाती है। एक करंट, यानी करंट तो नहीं जाएगी, साथ साथ उष्मा भी नहीं जाती है। तीसरा, वो आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होते, वो कमजोर भंगुर होते हैं, उसको पीटिएगा चूर चूर हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावे उसमें आघातवर्धनीयता और तन्यता भी नहीं होती है। क्लियर? इसके अलावा उसमें ध्वनिक नहीं होता है, उसमें चमक नहीं होती है। यानी ठीक धातु का जो गुण है उसके ठीक उल्टा वाला गुण है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अधातु कहते हैं। क्लियर? तो अधातु में आता है कौन कौन? तो याद रखिएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अलावा हमारा है नाइट्रोजन, ये सब क्या हमारा? अधातु है। तत्व समझ गए?
हीरा तक कार्बन का ही अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का ही अप्रूप है। तो कार्बन बोल दिए तो दुन्नू आ गया। नहीं, बाप को न्योता दे दीजिए तो बेटा दुन्नू आ गया भोज खाने के लिए। क्या जी? अब बेटा को अलग अलग देंगे, एगो हीरा को देंगे, एगो ग्रेफाइट को देंगे। आप बुढ़वे को दे देंगे तो कहेंगे बहुत दुनू के कह दिया, हो गया बात खत्म। क्या जी? रजुआ दुनू झगड़ा, यहाँ झगड़ा नहीं है, दोनों मेले में है अभी। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हीरा और ग्रेफाइट की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, सॉरी, ये धातु और अधातु की बात हम लोग कर रहे थे। लेकिन एक और बात आपने देखा कि अरे सर जी आपने बताया कि एक उपधातु होता है, ये उपधातु क्या है? तो देखिए, कुछ गुण धातु वाला रहेगा और कुछ क्या रहेगा? अधातु वाला। या कुछ धातु अधातु, कभी धातु जैसा काम करेगा, कभी अधातु जैसा काम करेगा। तो ऐसे तत्व को ना हम लोग कह देते हैं उपधातु। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, याद रखिएगा, मात्र दो ही ऐसा तत्व हैं, दो ही ऐसा तत्व हैं जो उपधातु हैं। कौन कौन? तो आर्सेनिक और एंटीमनी। आपसे परीक्षा में पूछेगा एक उपधातु का नाम, तो क्या बोलेंगे हम लोग? आर्सेनिक या एंटीमनी, या लिख देगा एंटीमनी है, धातु अधातु उपधातु कोई नहीं। क्या बोलेंगे हम लोग? उपधातु। क्या बोलेंगे हम लोग? उपधातु। यहां तो आपसे पूछ ही रहा है एंटीमनी क्या है? धातु अधातु उपधातु इनमें से कोई नहीं। क्या बोलोगे? क्लियर? तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तब हम वहां भी बता दिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव। तो आपके इसको वीडियो को अगर अच्छी तरह से आप देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। हमारा क्या है? दूसरा हमारा है यौगिक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यौगिक किसे कहते हैं, समझिए। तो यौगिक का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनी पदार्थ यौगिक कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ परमाणु के संयोग से बनी पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? यौगिक बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण तौर पर लीजिए, जैसे अभी आपने देखा कि एक हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O। याद रखिएगा, संकेत हाइड्रोजन को किससे संकेत करते हैं? H से, और ऑक्सीजन को किससे करते हैं हम लोग? O से। और दोनों अभिक्रिया करेगा, तो दोनों अभिक्रिया करेगा। ये हम कैसे टूल आए हैं ये हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। फिलहाल समझिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलती है तो बनाती है H2O यानी कि जल। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर एक बात बताइए आप कि हमारे वायुमंडल में तो बहुत सारा हाइड्रोजन है, नहीं है? गैस है, सब गैस है इसमें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, नहीं सारे गैस है इसमें। तो फिर जल क्यों नहीं बनते जा रहा है वायुमंडल में? फटाफट फटाफट बनते चल जाता है। नहीं, देखिए इसके कारण क्या है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया होती तो जल बन जाती, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रसायन का मतलब हुआ या तो इसको संघनित किया जाएगा और नहीं तो उसको क्या किया जाएगा? संघनित किया जाएगा। उस लड़की सो रही है, उसको देखो, संघनित किया जाएगा, या ध्यान देंगे, संघनित किया जाएगा या क्या किया जाएगा? उसको गर्म किया जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में या तो उसको हम लोग गर्म करते हैं या उसको ठंडा करते हैं, तब जाकर के वह क्या करती है? अपना रूप बदलती है। क्लियर? अब समझिए, हेलो, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसीय अवस्था में है। ये क्या हमारा? गैसीय। और यहाँ बन जाती है जल, तो जल किस अवस्था में हो जाती है? द्रवावस्था में। आपने क्या समझा? अरे क्या मतलब है कि दो परमाणु अभिक्रिया किया तो एक नया पदार्थ बनाया, तो पहले वाला गुण से वो क्या हो गया? अलग हो गया, भिन्न गुण वाला हो गया, नहीं हो गया? तो इसी को तो कहते हैं हम लोग यौगिक। इसी को क्या बोलेंगे? यौगिक। दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे हमारा है क्लोरीन, क्या हमारा? क्लोरीन, ठीक है। दूसरा हमारा है सोडियम, क्या हमारा? सोडियम। देखिए ये दोनों एक तरह से जहरीली, खास करके क्लोरीन तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जहरीला एकदम। अगर क्लोरीन आपको लग गया, खलास। खलास का मतलब समझ रहे ना? राम नाम सत्य हो। चलिए, अब ये क्लोरीन का सूत्र होता है Cl और Na
यानी सोडियम, दोनों अभिक्रिया कर लिया, ऐसे इसको इधर लिखना था, इधर लिखना उल्टा हो गया है, तो बनाएगा NaCl, यानी क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हमारा नमक है, ये क्या हमारा नमक है। अब गौर करिए, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों क्या है, गैस हैं, और इसको हमने संघनित कर दिया यानी ठंडा कर दिया या अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, नमक। नमक क्या होता है, ठोस होता है, ठोस। अब देखा आपने कि क्लोरीन यानी कि आप नमक बना रहे थे तो उसमें गैस को मिलाए तो क्या बन गया, वो ठोस। तो पहले वाला गुण से क्या गुण है, नहीं है गुण, गुणमा भी बदल गया, आकार भी बदल गया, संरचना भी बदल गया, सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। यानी यौगिक, क्लियर समझ में आया कि यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनने वाले पदार्थ हैं। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से मिलने वाले पदार्थ हैं। कोई दिक्कत, अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो ये पदार्थ बनेगा ही नहीं, यौगिक बनेगा ही नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यौगिक किसे कहते हैं, बता देंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक। अब इसकी कुछ खासियत होती है, कुछ इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। तो क्या क्या विशेषता होती है, देखिए नंबर एक, जैसे देखिए पदार्थ हुआ है, सॉरी यौगिक हुआ है जो क्या करते हैं, भार के विचार से निश्चित अनुपात में होते हैं, और ये निश्चित अनुपात में भी होता है। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि निश्चित अनुपात का क्या मतलब हुआ। जैसे समझिए, एक तरह से यौगिक जो होते हैं ना वो निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब है कि दोनों का अनुपात एक जैसा मिलाइएगा तब बनेगा, अगर भिन्न भिन्न अनुपात में रख दीजिएगा ना तब बनबे नहीं करेगा। ऐसा समझिए, आपके घर में दाल चावल पानी नमक मसाला डाल करके हम लोग खिचड़ी तैयार करते हैं ना, तो 2 किलो चावल 100 ग्राम डाल दीजिए, 200 ग्राम दीजिए, 500 ग्राम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो खिचड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, अच्छा बने खराब बने लेकिन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, उसको लोग खिचड़ी ही कहेगा, नहीं कहेगा। ये कहेगा कि अरे भाई मतलब मान लीजिए सादिया की मम्मी ना थोड़ा सा अच्छा नहीं खिचड़ी बनाई है, पंतुतरी बना दी है, मोबाइल गिर जाएगा, तो पंतुतरी बना दी, क्या बना दी है, पंतुतरी बना दी है, उनको बनाने नहीं आता है, पानी रख दी ज्यादा, नहीं ऐसा कह सकता है लोग। लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि नहीं होगा, देखने वाला कहेगा ही खिचड़ी है। लेकिन गौर करके देखिए, यहां समझिएगा थोड़ा सा, हमारी ओर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अभी बताए थे H2 प्लस O, H2 प्लस O यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जब आप मिलाएंगे तभी बनेगा जल। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एक दे देंगे, हाइड्रोजन एक दे देंगे और ऑक्सीजन एक दे देंगे, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु दे देंगे, तो आपका जल नहीं बनेगा तब मेरे भाई। यानी अनुपात होना चाहिए। अगर कम कर दिए तो कहिएगा सर जी अगर ज्यादा कर दे तो भी नहीं बनेगा, तब भी दूसरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए H2 आप कर दिए और O2 कर दीजिएगा, तो ये अब जो है जल नहीं बनेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं 2HO, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ रहे ना, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे ही आप उसके अनुपात, उसके भार को अंतर करेंगे ना तो दूसरा गुण वाला पदार्थ बन जाएगा, इसीलिए उसका अनुपात निश्चित होगा। अब कैसे अनुपात निश्चित होगा थोड़ा सा हम बता देते हैं, ऐसे आगे पढ़ना है हमें, लेकिन फिलहाल समझा देते हैं आपको, समझिए। देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए आप एक कार्बन लीजिए, कार्बन, और दूसरा हमारा मेथेन लीजिए H, हाइड्रोजन, CH दोनों को मिलाएंगे, CH को मिलाएंगे तो एक पदार्थ बनेगा CH। लेकिन क्या बनेगा, गौर करिए, कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलेंगे तब बनेगा ये मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन, ठीक है ना। अगर कार्बन एक दे दीजिएगा हाइड्रोजन भी एक दीजिएगा तो कुछ नहीं बनेगा, कोई काम नहीं हुआ, कोनो जुगुर का नहीं हुआ। इसको 2 कर दीजिएगा तो भी नहीं होगा, इसको 3 कर दीजिएगा तो भी नहीं होगा, 4 रखिएगा तब होगा, 4 रखिएगा तब। अब कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में होती है 4। पहली कक्षा में कितनी, 2 और दूसरी में कितनी, 4। अब ये H है तो H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, यानी पहली कक्षा में 1। क्लियर है। दुनिया के जितने तत्व हैं वो अपने आप को अस्थाई होना चाहते हैं, अपने आप को क्या होना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं। अस्थाई होने का मतलब है कि अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना सब दोस्ती करना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम अकेले रहें, हम एगो दोस्त के साथ रखें, नहीं रहना। अब दोस्ती करना चाहता है तो ई कार्बन जो है ना बेचारे बैठा हुआ था, कार्बन बेचारे क्या है, बैठा हुआ है ना,
तो इसको चाहिए कितने, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक पूरा करना चाहता है। अब इसके पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बुलावेगा। यानी हाइड्रोजन जा रहा था एगो घूमते हुए, ए दोस्ती करेगा, कर लेंगे। आप कर रहे हैं तो अच्छा आदमी आप हैं तो हम कर लेंगे। तो कहा देख करेंगे तो तोरे से दोस्ती, लेकिन देख तोरे से हमरा पूर्ति नहीं होगा, तू तनी गो है हम बड़ी गो है, तो कैसे होगा। तो ऐसा करते हम 4 गो को ले आते हैं। हाइड्रोजन को कहेगा कार्बन कि तुम 4 गो के लेके आओ, 4 गो के लेके आओ। नहीं, अब देखिए, अब ऐसे यहाँ पर कैसे बनेगा शुभ क्रिया। कार्बन 1 है, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको 4 गो और चाहिए, नहीं चाहिए, तो इधर से हाइड्रोजन आ गया एगो इलेक्ट्रॉन लेकर के, इधर से हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, इधर से हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके के, इधर से हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो हाइड्रोजन का भी दो हो गया, तो हीलियम वाला स्थायी रूप ले लिया। और ई भी क्या करता है, ऐसे करके अभिक्रिया कर लेता है। तो 4 4 4 4 8 हो गया, इसका भी अष्टक हो गया। तो इसीलिए वो इस तरह का क्या करता है, अभिक्रिया करता है। कोई दिक्कत। तो आपने क्या देखा कि जितने भी तत्व है ना, जितने भी तत्व है अपने प्रकृति में, वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और एक निश्चित अनुपात में। अगर जैसे ही अनुपात को अंतर कीजिएगा, यानी जहां 2 देना है वहां से अगर 3 दे दीजिएगा, 3 देना है वहां पर 1 दे दीजिएगा, तो अभिक्रिया नहीं होगी, या कोई दूसरा गुण वाला पदार्थ बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है यौगिक में जो उपस्थित क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में, माने निश्चित के अनुपात में होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यौगिक के कुछ गुण हैं। तो यौगिक के क्या क्या गुण हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, कोई पूछेगा यौगिक किसे कहते हैं, तो समझ गए। अब यौगिक के क्या क्या गुण हैं। तो नंबर 1, यौगिक किसी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। आप चाहिएगा यौगिक को हम तोड़ दें तो नहीं होगा। जैसे अब नमक है, नमक को आप चाहिएगा कि नमक अभी किससे हम बना दिए थे, बोलिए, सोडियम और क्लोरीन से। किससे बना दिए थे, तनी तोड़ के हमको लाइए सोडियम और क्लोरीन अलग अलग कर दीजिए, होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए शरबत है, तो शरबत से हम चीनी अलग कर सकते हैं, पानी अलग कर सकते हैं, ये साधारण विधि से हो जाएगा। हाँ हाँ, शरबत से हो जाता है। पानी को आप क्या करेंगे, या चूल्हे पर चढ़ा ना दीजिए, पहले अभी पानी में शरबत मिला दीजिए, यानी चीनी मिला दीजिए, और उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, धीरे धीरे पनियावास बन करके क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, चीनी मिल गया हमको। लड्डू मानिए या चाहे चीनी मानिए, जो बात तो एक ही है ना, क्या चीनी मिल गया कि नहीं मिल गया आपको। लेकिन क्या बताइए कि क्लोरीन, अगर आपको हमने नमक दिया, तो क्या आप हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे सकते हैं, सॉरी क्लोरीन और सोडियम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी आपने क्या देखा कि जल बना किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो क्या जल को अगर आपको दे दें, हम कहें कि बउआ रे हाइड्रोजन हमको दो, ऑक्सीजन दो, क्या हमको दे सकते हो, नहीं ना। यानी कहने का अर्थ है कि आप उसे ना तो यांत्रिक विधि से तोड़ सकते हैं, ना ही कोई भौतिक विधि से तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत। यौगिक को आप तोड़ नहीं सकते, क्लियर। ना ही आप उसको बना भी सकते हैं, याद रखेंगे, इस साधारण विधि से बनता भी नहीं है। चलिए, उनके अवयवी गुण तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनके जो अवयवी गुण हैं वो तत्व के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को अगर मिलाइएगा तो दोनों गैस है, लेकिन मिलाइएगा तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनेगा, तो ये अम्ल हो गया, ये एसिड हो गया। अब इसका हाइड्रोजन वाला गुण क्लोरीन वाला गुण से बिल्कुल भिन्न होगा, एसिड वाला गुण। क्लियर। जैसे अभी आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का गुण अलग अलग है, उससे बन गया कौन चीज, जल। उससे क्या बन गया, जल। जैसे अभी आपने देखा ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, H2O। ये दोनों गैस हैं और ये क्या है, द्रव है। तो इसके गुण से इसका गुण क्या है, भिन्न है। जैसे आपने देखा सोडियम और क्लोरीन, इससे बना नमक, यानी NaCl। इसके गुण से ये गुण क्या है, भिन्न है ना। यानी अवयवी तत्व के गुण से वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यौगिक के अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अभी हमने देखा कि भार के विचार से क्या होगा, निश्चित अनुपात में, एक रंग का होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लीजिए, C+O, ठीक है ना।
C+O, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर O दे देंगे 2 तो बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी आपने देखा कि अगर अनुपात को कम कर दिया तो बना अभिक्रिया, लेकिन एक अनुपात बढ़ा दिए तो क्या हो गया, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, लेकिन अगर इसी कार्बन को रहेंगे O3 कर देंगे, क्या बनेंगे, O3, तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन जाएगा, यानी कहने का मतलब है अनुपात को जैसे हमने भिन्न किया तो क्या आया वो, ना आया। यानी ये आप समझ रहे थे कि एक भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। क्लियर। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे तथ्य के क्या थे, भौतिक गुण, यौगिक के कुछ गुण। क्लियर। अब पढ़ेंगे यौगिक जो होते हैं ना वो द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी एक निश्चित ताप पर ही या तो वो गलेगा या तो उबलेगा, गलेगा या उबलेगा, चाहे आप जहां भी रखिए उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को आप लीजिए, जैसे गंगसारा में उसको गलाइए या समस्तीपुर में लेके गलाइए, नहीं गलाइएगा तो उसको गलने के लिए तापमान तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगसारा का तापमान 10 डिग्री पर गल जाएगा पूरा तो समस्तीपुर में 21 डिग्री पर गल जाएगा, वहां पर माइनस में गल जाएगा, ऐसा होगा नहीं ना होगा। यानी कि उबलने के लिए जितना तापमान यहाँ चाहिए उबलने के लिए वहां, यानी कहने का अर्थ है कि उसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। उसी तरह से उनमें जो उपस्थित परमाणु है वो भार के विचार से निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, पानी आप चाहे गंगसारा से लीजिए, पानी चाहे दिल्ली से लीजिए, पानी वो नाला से लीजिए, कुआं से लीजिए या समुद्र से लीजिए, कहीं से लीजिएगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, एक ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक ही होगा। ऐसा नहीं कि हमारे गंगसारा वाले पानी में हाइड्रोजन हो गया 2 गो, ऑक्सीजन हो गया 1 गो, लेकिन दिल्ली का पानी हम लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन होगा 4 गो, ऑक्सीजन होगा 1 गो, ऐसा नहीं होगा। माने सब में क्या होगा, H2O, यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी एक निश्चित अनुपात में होगा। क्लियर। चलते हैं आगे है यौगिक समांग पदार्थ होते हैं। समांग का मतलब होता है एक रंग का, समांग का मतलब एक रंग का, समांग और विसमांग। समांग का मतलब एक, विसमांग का मतलब, अब वो समांग ये मत समझ लिएगा बेटा उटा वाला है ना, जैसे राजुओ के पापा बोलते हैं कि हमारा तो 4 गो समांग है, नहीं कितने समांग, 4 गो, यानी हमारा 4 बेटा है, एकदम जो है चारों तरफ से लाएगा, 40 से 1,60,000 का महीना होगा, तुरंत घर उर बना लेंगे। देख लीजिए ये रजुआ खुश हो गया है मन में, हमरो भाई यार लाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये हमारा क्या है, समांग का मतलब क्या होता है, समांग का मतलब बेटा नहीं, समांग का मतलब बराबर, समांग का मतलब बराबर। अब देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं, समझिएगा मेरे भाई। हेलो, एक एक बोरा ले लीजिए मक्का, एक बोरा मक्का ले लीजिए, ले लिए, कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है अच्छा हाँ, चलिए मक्का ले लिए और उसमें थोड़ा सा आप एक ना वो क्या कहते हैं 2-4-5 किलो गेहूं ले लीजिए, अब मिलाइए, उसको मिला दिए, नहीं बोरा में मिल गया। अब क्या कीजिए कि आप पेंदी वाला मक्का लीजिए, निकालिए या ऊपर से निकालिए, देखिए गेहूं एक रंग का मिला हुआ है, नहीं कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो सकता, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो इसको कहते हैं बीसमांग। ये क्या कहेंगे हम लोग, बीसमांग। नहीं जैसे हमने बताया था ना कि हमारी मम्मी बोली कि रे बुआ जाओ खेत में थोड़ा सरसों छीटाओ, तो हमको बुझने ही नहीं आया, हमको दी पूरा खेत में छीटने के लिए, तो हम गए, दिखाई पड़ रहा था नहीं है ना, लगे में सब छीट दिए, खोज रहे थे तोरी कहाँ गया भाई, सरसों मिल ही नहीं रहा था, आधों से कम में छीटे खत्म हो गया। तब आए मम्मी को बोले कि अरे कितना दी थी, खत्म हो गया, आधों से खेत नहीं हुआ। मम्मी कहे जाओ रे बेहुदा, तोरा से कुछ नहीं होने का है। हम बोले कि कल के पूरा में छीटे के रहे, तनिए तनिए तू खोजे हो भी दाना तो मिल तो थोड़ी तोरा। अब देखिए भाई बात तो सही है बोली, अब तब फिर दी, अब बाद में क्या हुआ जानते हैं, फिर थोड़ा दिया, बोली कि सबको पूरा इतना में जितना बचा हुआ ना सबको छीट देना, तो हम गए छीट दिए। तब हमको समझाई कि अब जो इधर छीटा है ना, देखना इतना पौधा होगा, इतना पौधा एक दूसरे से एकदम काफी नजदीक नजदीक जन्मेगा, और उधर में एकदम अलग अलग, तो इधर वाला पौधा खेती नहीं होगा। हम लोग खेती करते नहीं, हमको जानकारी थी नहीं, तो हमने कर दिया, ऐसा नहीं कर दिया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक जगह क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, एक जगह क्या हो गया, कम हो गया, तो ये अंतर हो गया ना, तो इसको कहते हैं हम लोग बीसमांग। क्या बोलेंगे, बीसमांग। लेकिन कभी आप शरबत घोर करके देखे हैं, नहीं, पानी 1 लीटर पानी लीजिए, 100 ग्राम चीनी मिलाइए, उसको थोड़ा सा मिला उला दीजिए, और रसना उसना भी है तो मिला दीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं, देखिए बड़ा टेस्टी है, बड़ा हंस रही है। चलिए आइए किताब की ओर। तो कहने का मतलब ऐसा है कि शरबत पीते होंगे तो ऊपर वाला शरबत और नीचे वाला शरबत की मिठास एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है, नहीं एक जैसी होती है।
वो समांग है। वो क्या हमारा एक जैसा होता है, वो समांग है। वो क्या हमारा समांग मिश्रण है। उसमें ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पानी जल जो है जब मिल जाएगा पूरा चीनी घुल जाएगा, पूरा चीनी घुल जाएगा तब आप तब शरबत हुआ। रही शरबत का मतलब क्या कि घुल गया तब कि चीनी रख दिए हो गया शरबत। ये तो ठगने वाला बात हुआ। कुटुंब आया, तो एक डोल में 200 ग्राम चीनी में रख दिए ऊपर से छान के दे दिए, पीजिए शरबत है। बेचारा पिया तो मीठ होबे नहीं किया, ये फिर बाद में जाके उधर पानी को फंसा दिया, हाँ चीनी निकाल ली बाहर। देखिए तानिया का कितना तेज दिमाग लगाती है। चलिए तो समांग समझ गया ना कि जब बराबर बराबर, समांग का मतलब क्या हो कि नीचे वाला मिश्रण ऊपर वाला मिश्रण में सब में बराबर कर, यानी जो यौगिक होते हैं ना, यौगिक यौगिक समांग मिश्रण होता है। यौगिक क्या होता है, जैसे अभी देखा आपने हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या मिला है, जल बना है। क्या बना है, जल। और जल में एक रंग का भी क्या होगा, विलयन होगा। मिश्रण कैसा होगा, एक जैसा होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे आप उदाहरण इसको लीजिए, समझिए। एक कुआं है आपके पास, कुआं से एक डोल पानी निकालिए और उसको तोड़िए, यानी 5 लीटर पानी निकालिए और उसको तोड़िए। देखिए कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन निकला, नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या कीजिए, आप उसमें से नीचे से कुएं की काफी गहराई से फिर एक डोल पानी निकालिए और फिर उसको तोड़िए 5 लीटर को, तो उसमें देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, तो एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आप ऊपर वाला पानी निकाल लिए थे तो आपको उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ ज्यादा हो गया, नीचे वाला फिर वही 5 लीटर पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसा नहीं होगा, एक जैसा होगा। इसका मतलब है कि वह क्या है, समांग मिश्रण है। ठीक है, और याद रखेंगे इसे रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। यौगिक को क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिक। यौगिक नहीं कह के क्या बोलते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि रासायनिक विधि से बनता है, इसलिए रासायनिक यौगिक। अगर उससे कोई पूछे आपको कि रासायनिक यौगिक क्या क्यों कहते हैं, तो इसलिए क्योंकि, चलिए तो आप समझ रहे थे तत्व और यौगिक। आपने क्या समझा अभी तक, यहां तक किसी को कोई डाउट। तत्व किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व। और यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, रासायनिक संयोग से, रासायनिक विधि द्वारा बने पदार्थों के यौगिक। क्लियर। फिर आपने उसके दोनों के गुण देखे, फिर आपने धातु अधातु का गुण देखा और उसमें फिर डिवाइड अंतर भी कर लिया कि जो धातु का गुण है वह अधातु में नहीं पाया जाता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन एक यौगिक है कैसे, अगर आपसे कोई पूछे कार्बन एक यौगिक है, कोई पूछे जल एक यौगिक है, नहीं तो कार्बन यौगिक नहीं है, कार्बन एक तत्व है। कार्बन क्या है, एक तत्व है, तत्व है। ये जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सोना एक तत्व है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सोना एक तत्व है, क्या। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लोहा एक तत्व है, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि लोहा एक तत्व है, इसलिए कि न तो उसे हम तोड़ सकते हैं और ना ही उसे बना सकते हैं। उसको आप तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे लोहा को तो वो टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन लोहा वाला ही गुण रहेगा। नहीं, जैसे इतनी बड़ी छड़ ले आई, उसको 20 से 2 टुकड़ा कर दीजिए, 4 टुकड़ा कर दीजिए, 14 टुकड़ा कर दीजिए, क्या ये पहले वाली लोहा और अभी वाला जो टुकड़ा है उसमें गुणों में क्या अंतर है, क्या नहीं ना है। इसका मतलब है कि लोहा को आप ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही फिर बना सकते हैं, क्या लोहा को ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, अर्थात वह एक प्रकार का तत्व है। देखिए सही से बैठिएगा कमर पर ना तो नींद कम आएगी। आप लोगों को चाहिए वो ओठगन्नी, ठीक है ना, तो कल से 2 बांस रखेंगे, ओचारिए गर्दन में टंगा के रखेंगे, टंगा के खड़ा कर देंगे, गर्दन में लगा के बांध देंगे। जैसे केला उला में नहीं लगता है, केला झुकने लगता है तो लगा देता है 2 खोचारी ऐसे करके और टिंगा देता है उसमें। क्या कमाल का बंदर है भाई। चलिए लड़कियां तो और एकदम जाकर सुत रहती है आके, ध्यान देंगे समझ गए ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन कैसे तत्व है तो बता देंगे, क्योंकि ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही। लेकिन अगर कहे आपको जल एक यौगिक है, कैसे जल एक यौगिक है, हेलो, कैसे जल एक यौगिक है, इसीलिए क्योंकि जल को हम तोड़ भी सकते हैं रासायनिक विधि से और बना भी सकते हैं। तोड़ने के लिए गर्म कर दिए, टूट जाएगा, रासायनिक विधि हो गया। बना भी सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए और उसको संघनित कर दीजिए तो फिर से बन जाएगी, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, संघनित कर दीजिए, क्या बन जाएगी, फिर से जल बन जाएगी। अब कहिएगा कैसे सर, तो देखिए हम इसको बताते हैं, अभी प्रयोग द्वारा समझाते हैं जैसे ध्यान देंगे, हम अभी प्रयोग द्वारा आपको दर्शाते हैं कि कैसे हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि जल बनता है। समझिएगा, एक क्या करेंगे आप, कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए, गोल वाला फ्लास्क ले लीजिए, कोई भी फ्लास्क ले लीजिए,
ले लिए। इसमें कॉर्क लगा दीजिए। कॉर्क मतलब होता है रबर, कॉर्क का मतलब क्लियर। अब यहां पर क्या कीजिए, इसमें जल भर दीजिए। क्या भर दीजिए आप इसमें? जल। क्या भर दिया आपने? और इसको ना एक वर्नर की सहायता से, वर्नर की सहायता से अब इसको आप गर्म कीजिए। क्या करेंगे आप? गर्म। तो स्वाभाविक सी बात है कि जल क्या होगी? टूटेगी। किसमें टूटेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल किसकी बनी होती है? अब यहां से एक निकास नली ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? यहां से एक निकास नली, और निकास नली को ऐसे करके यहां ले आइए। पाइप समझिए एक तरह से, क्लियर। तो अब गैस जो बनेगी जाएगी, ये इस होके नहीं निकलेगी हो, क्योंकि रास्ता इस गैस से निकलने का है, तो गैस तो निकलेगी, पनिया तो यही रहेगी, लेकिन गैस बार क्या होगा? जो टूटेगा वो धीरे धीरे क्या होगी? नली से बाहर निकलेगी, निकलेगी। अब ध्यान देंगे, हेलो। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर संघनित कर दीजिए। संघनित का मतलब है कि भाप को ठंडा करने वाली यंत्र लगा दीजिए। एक ऐसा कोई यंत्र लगा दीजिए कि वो भाप को क्या कर दे? ठंडा कर दे। भाप को क्या कर दे? ठंडा कर दे। जैसे ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी? भाप फिर से जल में बदल जाएगी, और यहाँ जल टप 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 चुएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगी? चुएगी, ये बर्तन में आकर के जमा हो जाएगी। और जानते हैं, इसी पनिया का उपयोग ना हम लोग डिस्टिल वाटर के रूप में करते हैं, यानी कि दवा घोरने वाली जो पानी आती है ना, देखे होंगे आपके यहाँ डॉक्टर लोग आता है, एगो इतनी प्लास्टिक वाला या शीशा वाला ऐसे करके तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसमें से सिरिंज में से घिसता है पानी, और फिर दवा में मिला के तब जो है सुई भोगता है, नहीं भोगता है। वो कौन सा पानी है? यही डिस्टिल वाटर है, यानी शुद्ध पानी। इसमें ना अब कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं, कोई कण नहीं, क्लियर। तो आपने क्या देखा कि जल को आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगी? गैस। और फिर गैस को संघनित करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि गैस से क्या बनेगा? जल। और जल को तोड़ने से क्या बनेगा? गैस। यानी कि जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। जल एक प्रकार का। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अरे भाई बताओ चीनी क्या है, तो क्या बताओगे? चीनी भी एक यौगिक है। चीनी का सूत्र होता है, याद रखेंगे, C12H22O11, यानी उसमें होते हैं कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 11 परमाणु। ये तीनों मिल करके बना होता है चीनी। चीनी को भी आप तोड़िएगा ना तो ये तीन चीजों में टूटेगा। कहिएगा कि सर जी कैसे टूटेगा? चलिए ना, राकेश सर जी है तो चिंता करने की क्या बात है, तुरंत बता देते हैं। एक परखनली ले लीजिए, एक परखनली, ठीक है। आप परखनली में थोड़ा सा चीनी का दाना रख दीजिए, रख दिए। चलिए यहाँ कॉर्क लगा दीजिए, कॉर्क लगा दिए, कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए, इसको गर्म कीजिए। गर्म जैसे करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे इसके भीतर ना जल की बूंदे आकर के दीवार से टपकने लगेगी। नहीं आ गई? क्या आ गई? जल की बूंदे, क्लियर। और ये धीरे धीरे काला हो जाएगा। काला का मतलब हुआ कार्बन। क्या है ये? और ये जो जल है, तो जल अभी किस चीज से बना था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन और, यानी कि चीनी एक प्रकार का क्या हमारा यौगिक है। उसको न तो तोड़ा जा, सॉरी, उसको रासायनिक विधि से तोड़ा भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। तो आशा करते हैं इतना तक समझ गए होंगे। नहीं, अब अगले हमारे वीडियो में चलेगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार हैं, और फिर मिश्रण को अलग अलग करने के क्या क्या तरीके हैं। आशा करते हैं हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो हमारे वीडियो को समझ ही रहे हैं ना, कि बताना पड़ेगा। बस देख रहे हैं नीचे जो देख रहे हो काला रंग का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको टिप देना। जैसे हम वीडियो लोड करेंगे तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।